इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम क्रिकेट की दुनिया के एक ऐसे फिनोमिनन की बात करेंगे जिसने पिछले समझ लीजिए कोई 1.5 दशक में न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में क्रिकेट को देखने, खेलने, अरे समझने तक के तरीके को बिल्कुल बदल दिया है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये तो मनोरंजन, बहुत बड़े बिजनेस और जबरदस्त टैलेंट का एक ऐसा कॉकटेल है जिसने मतलब सबको अपना दीवाना बना दिया है। सही कहा। और इस रोमांचक सफर को समझने के लिए हमारे पास कई दिलचस्प स्रोत भी हैं। एक तो हुलिहान लोके की 2024 की वैल्यूएशन रिपोर्ट है जो इसके बिजनेस की कहानी कहती है। अच्छा। फिर आईपीएल के इतिहास पर, इसके बनने की कहानी पर कुछ बेहतरीन लेख हैं। और ये लीग शुरू कैसे हुई, इस पर कोलंबिया बिजनेस स्कूल की एक डिटेल्ड केस स्टडी भी है। वाह। कि पढ़ते खोलना, क्रिकेट पर इसका क्या असर हुआ उसे समझना और ये देखना कि भाई आगे भविष्य में ये कहाँ जा सकता है। और शुरुआत ही एक चौंकाने वाले आंकड़े से करते हैं जो आपने रिपोर्ट बताई हुलिहान लोकी की। उसके मुताबिक 2024 में आईपीएल की बिजनेस वैल्यू, अंदाजा लगाइए, 16.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर, बाप रे, यानी करीब 1,35,000 करोड़ रुपए। उफ। सोचिए सिर्फ 16-17 सालों में इतनी बड़ी छलांग, मतलब कमाल है। चलिए पता लगाते हैं ये जादू हुआ कैसे। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये आईपीएल का बीज पड़ा कहाँ? किसने सोचा ये सब? देखिए, ये कहानी काफी हद तक एक व्यक्ति के विजन से जुड़ी है, ललित मोदी। हाँ, नाम तो सुना है। जी, जब वो अमेरिका में ड्यूक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तब उन्होंने अमेरिकी स्पोर्ट्स लीग्स, खासकर नेशनल फुटबॉल लीग NFL और नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA। हाँ, वो तो बहुत बड़ी लीग्स हैं। बिल्कुल। उनकी कामयाबी को करीब से देखा, हम्म। उनका स्केल, उनका बिजनेस मॉडल, फैंस का जुड़ाव, वाह। ये सब देखकर उन्हें लगा कि अरे भारत में क्रिकेट के लिए भी कुछ ऐसा ही बड़ा प्रोफेशनल बनाया जा सकता है। अच्छा। फिर वो भारत लौटे, अलग अलग फील्ड्स में, जैसे एंटरटेनमेंट, मार्केटिंग, लाइसेंसिंग, इसमें अनुभव बटोरा। और ये अनुभव बाद में आईपीएल का पूरा ढांचा खड़ा करने में बहुत काम आया। लेकिन जब आईपीएल का ये विचार आया तब क्या भारत में कोई और कोशिश नहीं चल रही थी? मुझे कुछ धुंधला सा याद आ रहा है। शायद 2007 में एसएल ग्रुप ने इंडियन क्रिकेट लीग आईसीएल। हाँ, बिल्कुल सही याद है आपको। आईसीएल एक कोशिश जरूर थी, एसएल ग्रुप ने लॉन्च की थी, लेकिन उसे ना तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई से मान्यता मिली, ना ही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी से। ओह। बल्कि बीसीसीआई ने तो आईसीएल में खेलने वाले खिलाड़ियों पर बैन तक लगा दिया था। अच्छा, असल में बात ये थी कि बीसीसीआई खुद अपनी एक लीग लाना चाहता था। और दिलचस्प बात यह है कि ललित मोदी ने 1996 में भी बीसीसीआई को एक शहर आधारित वनडे लीग का प्रस्ताव दिया था। अरे वाह, 1996 में? हाँ, जिसे इंडियन क्रिकेट लीग ही कहा गया था, पर तब वो बात बनी नहीं। फिर वक्त बदला होगा। वक्त बदला और मोदी बीसीसीआई में ज्यादा प्रभावशाली भूमिका में आ गए। उन्होंने बीसीसीआई की मार्केटिंग संभाली, ब्रॉडकास्ट राइट्स की वैल्यू कई गुना बढ़ा दी। इससे बीसीसीआई की तिजोरी भर गई। पैसा आ गया मतलब। बिल्कुल। और फिर सितंबर 2007 में वो पल आया जब बीसीसीआई के तत्कालीन चेयरमैन शरद पवार ने ललित मोदी को $25 मिलियन का चेक सौंपा। $25 मिलियन? हाँ, ये आईपीएल को हरी झंडी थी। सपना सच होने वाला था, लेकिन सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती खड़ी थी। चुनौती? क्या चुनौती थी? पैसा तो मिल गया था। चुनौती छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी थी। मोदी के पास लीग शुरू करने के लिए सिर्फ 7 महीने थे। 7 महीने? बस। जी हाँ, अप्रैल 2008 में पहला मैच खेला जाना था और उस वक्त न टीमें फाइनल थीं, ना खिलाड़ी पता थे, ना ब्रॉडकास्टर तय था, मतलब कुछ भी नहीं। ये एक बहुत बड़ा जुआ था। बाप रे, 7 महीने में पूरी लीग खड़ी करनी थी। बिल्कुल। इस नामुमकिन से लगने वाले काम के लिए मोदी ने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मार्केटिंग की दिग्गज कंपनी आईएमजी के एंड्रू वाइल्डब्लड और पीटर ग्रिफिथ से हाथ मिलाया। आईएमजी? हाँ, सुना है जुलाई 2007 में विंबलडन फाइनल के दौरान मोदी और वाइल्डब्लड की मुलाकात हुई थी। हाँ, ये बात सही है। और दोनों इस बात पर सहमत थे कि भारत में इंटरनेशनल क्रिकेट तो हिट है, जबरदस्त हिट है, लेकिन जो घरेलू क्रिकेट है जैसे रणजी ट्रॉफी या दलीप ट्रॉफी, वो उस तरह का क्रेज पैदा नहीं कर पा रहा था। हाँ, ये बात तो है। उन्हें लगा कि शहर आधारित टीमों का फॉर्मूला चल सकता है, क्योंकि बड़े शहरों में लोग खुद को राज्य से ज्यादा अपने शहर से जोड़ते हैं। मुंबईकर, दिल्ली वाला, बैंगलोरियन, ये पहचान ज्यादा मजबूत थी, है ना? सही बात है, सिटी प्राइड। बिल्कुल। और फॉर्मेट चुना गया T20, छोटा, तेज, एक्शन से भरपूर। सितंबर 2007 में नई दिल्ली में एक भव्य समारोह में इसका ऐलान हुआ। 8 शहर आधारित टीमें होंगी, T20 फॉर्मेट में मुकाबला होगा
और फिर आया वो दिन जिसने भारतीय क्रिकेट का इतिहास बदल दिया। 18 अप्रैल 2008 आईपीएल का पहला मैच। ओहो, क्या शान थी वो। बैंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, केकेआर वर्सेस आरसीबी। और कौन भूल सकता है ब्रेंडन मैकलम की वो आतिशी पारी, मतलब होश उड़ाई दिए थे। क्या पारी थी वो। सिर्फ 73 गेंदों में 158 रन, 10 चौके और 13 छक्के। उस एक पारी ने जैसे पूरे टूर्नामेंट का टोन सेट कर दिया। केकेआर ने वो मैच जीता और आईपीएल का धमाकेदार आगाज हुआ। उस पारी ने वाकई में मंच तैयार कर दिया था। लेकिन जैसा हमने कहा, उस मंच तक पहुंचने के लिए पर्दे के पीछे कई बड़े और मुश्किल फैसले लिए गए थे। सबसे पहला सवाल था, लीग का स्ट्रक्चर कैसा हो। स्ट्रक्चर मतलब क्या ये मेजर लीग सॉकर जैसा सेंट्रलाइज्ड मॉडल हो जहां लीग का कंट्रोल ज्यादा हो, या फिर अमेरिकी एनएफएल जैसा फ्रेंचाइजी मॉडल। अच्छा, तो कौन सा चुना? उन्होंने एनएफएल वाला रास्ता चुना, फ्रेंचाइजी मॉडल। यानी हर टीम का मालिक अलग। इसका क्या फायदा सोचा गया था? इसका बड़ा फायदा यह था कि हर फ्रेंचाइजी मालिक अपनी टीम में सीधे तौर पर इन्वेस्ट करेगा, अपनी पहचान बनाएगा और शहर के लोगों का अपनी टीम से एक मजबूत रिश्ता बनेगा। सेंट्रलाइज मॉडल में ये जुड़ाव शायद उतना गहरा नहीं हो पाता। और ये एक तरह से बिजनेस रिस्क को भी बांटने का तरीका था। सही है। और खिलाड़ियों का ऑक्शन, वो तो क्रिकेट में बिल्कुल नया था, मैंने पहले कभी नहीं सुना था। बिल्कुल नया और क्रांतिकारी कदम था। दुनिया के टॉप 100 खिलाड़ियों को उनकी स्किल और पिछली कमाई के आधार पर 4 कैटेगरी में बांटा गया और उन्हें $100,000 से $4 लाख तक की मिनिमम गारंटी ऑफर की गई। मिनिमम गारंटी? हाँ, ध्यान दीजिए, ये सिर्फ गारंटी थी, असली कीमत तो ऑक्शन में लगनी थी। अच्छा। साथ ही फैंस का कनेक्शन बनाने के लिए कुछ मार्की प्लेयर्स जैसे सचिन तेंदुलकर को मुंबई से, सौरव गांगुली को कोलकाता से, राहुल द्रविड़ को बेंगलोर से जोड़ा गया। हाँ, ये तो बढ़िया आइडिया था, अपने शहर का हीरो। बिल्कुल। और टीमों के खर्च पर लगाम रखने के लिए सैलरी कैप का कॉन्सेप्ट लाया गया। मतलब एक लिमिट लगा दी कि कोई टीम इससे ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकती खिलाड़ियों पर, ताकि कोई टीम बेतहाशा पैसा खर्च करके असंतुलन पैदा न कर दे। अच्छा, ये भी सोचा गया था। फेयर प्ले। टीमें बन गईं, खिलाड़ी आ गए, लेकिन पैसा कहां से आता? किसी भी लीग की जान होते हैं ब्रॉडकास्ट राइट्स, और वो कहानी भी कम दिलचस्प नहीं थी, है ना। हाँ, वो एक बड़ी चुनौती थी। मोदी और आईएमजी को उम्मीद थी कि हर मैच के लिए कम से कम $1 मिलियन मिलेंगे ब्रॉडकास्टिंग से। $1 मिलियन पर मैच? हाँ? लेकिन ब्रॉडकास्टर हिचक रहे थे। ये फॉर्मेट नया था, अनटेस्टेड था। T20 मैच वनडे से छोटे होते हैं, तो क्या विज्ञापन से उतनी कमाई होगी, ये सवाल था। वैलिड सवाल है। तो फिर ब्रॉडकास्टर्स ने रेवेन्यू शेयरिंग का मॉडल सुझाया कि जितनी कमाई होगी बांट लेंगे। लेकिन मोदी चाहते थे कि ब्रॉडकास्टर भी पूरा रिस्क लें, मोटी फीस दें। तो फिर बात कैसे बनी? आखिर में 2 बातें काम कर गई। एक तो मैचों को प्राइम टाइम में रखना, शाम के वक्त, और दूसरा बॉलीवुड स्टार्स को टीमों से जोड़ना। शाहरुख खान केकेआर से, प्रीति जिंटा पंजाब से। हाँ, ग्लैमर का तड़का। बिल्कुल। इसने ब्रॉडकास्टर्स को यकीन दिलाया कि ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज है, चलेगा ही चलेगा। समझ गए। लेकिन सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड्स को भी तो साथ लेना था। उनकी अपनी चिंताएं रही होंगी, खासकर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ईसीसी जैसी, उनकी तो अपनी लीग चलती है। हाँ, ये एक नाजुक मामला था। बीसीसीआई को आईसीसी और दूसरे देशों के बोर्ड्स को भरोसे में लेना था। सबसे बड़ी चिंता यही थी कि कहीं आईपीएल की वजह से टेस्ट और वनडे क्रिकेट पीछे ना छूट जाए। हाँ, ये डर तो रहता ही है। खिलाड़ियों पर वर्कआउट बनने ना भी डर था। इंग्लैंड बोर्ड ईसीबी तो शुरू में काफी नाखुश था और उन्होंने पहले सीजन के लिए अपने खिलाड़ियों को रिलीज करने से मना भी कर दिया था। अरे! लेकिन बाकी देशों के बोर्ड्स का साथ मिला, जैसे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, हाँ, जो इस लीग की सफलता के लिए जरूरी था। और इसी नाजुक दौर में एक ऐसी घटना घटी जिसने अनजाने में ही आईपीएल के लॉन्च को जबरदस्त बूस्ट दे दिया। 2007 में भारत का T20 वर्ल्ड कप जीतना। अरे, वो तो जैसे किस्मत का खेल था। मतलब सोने पे सुहागा। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि भारत की युवा टीम नए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में पहला T20 वर्ल्ड कप जीत जाएगी, और वो भी फाइनल में पाकिस्तान को हराकर। क्या मैच था वो! बिल्कुल। इतने रोमांचक तरीके से पूरे देश में T20 का नशा छा गया। लोग इस फॉर्मेट के दीवाने हो गए। हाँ, मुझे याद है। और जैसा मोदी ने बाद में कहा भी, जब टीम वर्ल्ड कप जीतकर मुंबई लौटी तो बारिश के बावजूद लाखों लोग सड़कों पर थे। उस दिन पक्का हो गया कि T20 फॉर्मेट चलेगा और खूब चलेगा। इसने आईपीएल के लिए एकदम सही माहौल तैयार कर दिया।
और चला भी ऐसा कि आज आईपीएल एक आर्थिक सुनामी बन चुका है। जो रिपोर्ट आपने बताई हौलीहान लोकी की, उसी को देखें तो 2022 में बिजनेस वैल्यू करीब $8.5 बिलियन थी, जो सिर्फ 2 साल में 2024 तक लगभग दुगनी होकर $16.4 बिलियन पहुंच गई। डबल। और ब्रांड वैल्यू भी $1.8 बिलियन से बढ़कर $3.4 बिलियन हो गई। ये ग्रोथ तो मतलब रॉकेट की रफ्तार से हुई है। ये आंकड़े खुद बताते हैं कि आईपीएल कितना बड़ा बिजनेस बन चुका है। इसका एक बड़ा इंजन है मीडिया राइट्स एंड स्पॉन्सरशिप। टाटा ग्रुप ने हाल ही में अगले 5 साल 2024 से 28 के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप करीब $300 मिलियन। $300 मिलियन? हाँ, यानी लगभग 2,500 करोड़ रुपए में दोबारा हासिल की, जो पिछली डील से करीब 50% ज्यादा है। वाह। और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मतलब टीवी और डिजिटल मिला के वो तो $6 बिलियन से भी ज्यादा में बिके हैं। ये दिखाता है कि कंटेंट की डिमांड कितनी ज्यादा है। और विज्ञापनों की दुनिया में तो आईपीएल जैसे त्योहार बन गया है। हर मैच में 80 से 100 विज्ञापन स्लॉट। हाँ। अब तो जैसे अमेरिका में सुपर बोल के दौरान बड़ी कंपनियां अपने नए विज्ञापन लॉन्च करती हैं, वैसा ही ट्रेंड आईपीएल में दिखने लगा है। ड्रीम 11, कैडबरी, क्रेड, कितनी ही कंपनियां खास आईपीएल कैंपेन बनाती हैं। बिल्कुल। और इसकी कीमत भी बढ़ रही है। रिपोर्ट बताती है कि 2022 में 10 सेकंड के एड स्लॉट की कीमत करीब 14.5 लाख रुपए थी, जो 2024 में बढ़कर 16.5 लाख रुपए हो गई। महंगा सौदा है। और इस पैसे की बारिश का असर खिलाड़ियों की कमाई पर भी साफ दिखता है। याद कीजिए 2008 का पहला ऑक्शन सबसे महंगे बिके थे MS धोनी। हाँ, कैप्टन कूल, जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स CSK ने तब करीब $1.5 मिलियन। रिपोर्ट में 11 करोड़ का जिक्र है। शायद कुल पैकेज रहा होगा उस समय के हिसाब से। और 2024 के ऑक्शन में मिचेल स्टार्क को कलकत्ता नाइट राइडर्स ने कितने में खरीदा? 24.75 करोड़ रुपए। 24.5 करोड़ एक खिलाड़ी के लिए। हाँ, करीब $3 मिलियन। ये दिखाता है कि खिलाड़ियों के लिए ये लीग आर्थिक रूप से कितनी बड़ी हो गई है। कमाल है। अब जरा टीमों की बात करते हैं। ये फ्रेंचाइजी तो इस लीग की धड़कन है। 2024 की वैल्यूएशन रिपोर्ट में कौन सबसे आगे है? किसका दबदबा है? देखिए, 2024 में ब्रांड वैल्यू और बिजनेस वैल्यू दोनों में चेन्नई सुपर किंग्स टॉप पर है। उनकी ब्रांड वैल्यू करीब $231 मिलियन आंकी गई है। CSK, येलो आर्मी। हाँ। और CSK की सफलता का बड़ा कारण है MS धोनी की करिश्माई लीडरशिप और उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग। मतलब धोनी फैक्टर बहुत बड़ा है। हाँ, वो तो है। उनकी कप्तानी में टीम ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। 15 में से 12 बार प्लेऑफ खेला और 5 बार खिताब जीता है। ये कंसिस्टेंसी ब्रांड वैल्यू बनाती है। बिल्कुल। दूसरे नंबर पर कौन है? मुंबई इंडियंस? नहीं, दूसरे नंबर पर है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। फिर भी उनकी वैल्यू इतनी ज्यादा है। हाँ, ये कमाल की बात है। इसका क्रेडिट जाता है विराट कोहली की मौजूदगी और उनके बेहद लॉयल फैन बेस को। मतलब फैंस उनके लिए पागल हैं। और 2024 में उनका शानदार कमबैक भी चर्चा में रहा। हाँ, वो तो था इस साला कप नामदेव वाला मामला। बिल्कुल। तीसरे नंबर पर 2024 की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स KKR हैं। $216 मिलियन वैल्यू के साथ शाहरुख खान की स्टार पावर, किंग खान और टीम का प्रोफेशनल मैनेजमेंट, उन्होंने KKR को हमेशा टॉप टीमों में बनाए रखा है। और मुंबई इंडियंस वो कहाँ है? मुंबई इंडियंस MI चौथे पर है $204 मिलियन वैल्यू के साथ। 5 बार की चैंपियन MI हमेशा एक पावर हाउस रही है। हालांकि 2024 में कप्तानी बदलने का जो विवाद हुआ और मैदान पर औसत प्रदर्शन रहा, उसका उनकी ब्रांड वैल्यू पर थोड़ा असर दिखा है। हाँ, वो रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या वाला मामला, काफी हंगामा हुआ था। जी। और बाकी टीमों का क्या हाल है? राजस्थान रॉयल्स $133 मिलियन के साथ 5वें स्थान पर है। उन्होंने युवा भारतीय टैलेंट जैसे यशस्वी जायसवाल और रियान पराग को निखारने में अहम भूमिका निभाई है। हाँ, RR तो यंग टैलेंट के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। फिर सनराइजर्स हैदराबाद SRH $132 मिलियन के साथ छठे, दिल्ली कैपिटल्स DC $131 मिलियन के साथ 7वें स्थान पर है। जो नई टीमें हैं, गुजरात टाइटंस GT $124 मिलियन 8वें, और लखनऊ सुपर जॉयंट्स LSG $91 मिलियन 10वें पर हैं, जबकि पंजाब किंग्स PK $101 मिलियन के साथ 9वें स्थान पर हैं। यहाँ एक और बड़ा ट्रेंड देखने को मिल रहा है, प्राइवेट इक्विटी फंड्स का IPL में आना। प्राइवेट इक्विटी मतलब बड़े इन्वेस्टर्स? हाँ, बिल्कुल। CVC कैपिटल ने गुजरात टाइटंस को खरीदा, RPSG वेंचर्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को बनाया,
और रेडबर्ड कैपिटल ने राजस्थान रॉयल्स में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है। तो ये बड़े फंड्स क्यों आ रहे हैं आईपीएल में? आरआर के मालिक हैं मनोज बड़ाले। उनका मानना है कि आईपीएल ग्लोबल फंड्स के लिए इसलिए आकर्षक है क्योंकि ये क्लोज्ड लीग है, मतलब कोई टीम लीग से बाहर नहीं होती, रेलेगेशन नहीं होता। अच्छा, ये पॉइंट है। सैलरी कैप से खर्चों पर नियंत्रण रहता है और सेंट्रल रेवेन्यू जैसे ब्रॉडकास्टिंग, स्पॉन्सरशिप से जो पैसा आता है उसका बड़ा हिस्सा सभी टीमों में बराबर बांटा जाता है। तो ये निवेशकों को एक तरह की सुरक्षा और स्थिरता देता है, प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स की उम्मीद रहती है। समझ गई। बिजनेस मॉडल काफी सॉलिड है। खैर, पैसा और बिजनेस अपनी जगह है, लेकिन आईपीएल ने क्रिकेट के खेल को कैसे बदला है? क्या इसने खेल का स्तर ऊपर उठाया है या सिर्फ तमाशा है? नहीं, सिर्फ तमाशा नहीं है, निश्चित तौर पर स्तर ऊपर उठाया है। आईपीएल का सबसे बड़ा योगदान शायद युवा भारतीय प्रतिभाओं को सामने लाना है। अब देखिए, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग आरआर से, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या जो एमआई की खोज कहे जाते हैं। हाँ, बुमराह तो कमाल है। ऐसे अनगिनत खिलाड़ी हैं जिन्हें आईपीएल ने एक बड़ा मंच दिया, दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ खेलने और सीखने का मौका दिया। इसने भारतीय क्रिकेट की बेंच स्ट्रेंथ को अभूतपूर्व रूप से मजबूत किया है। ये तो मानना पड़ेगा। टीम इंडिया के पास अब कितने ऑप्शंस हैं और खेल का रोमांच भी तो बढ़ा है। 2024 का सीजन ही देख लें, क्या बैटिंग हुई है। बल्लेबाजों ने रनों के पहाड़ खड़े कर दिए। 250 से ऊपर के स्कोर तो जैसे आम लगने लगे थे। हाँ बिल्कुल, हाई स्कोरिंग सीजन था। लेकिन फिर फाइनल में केकेआर के गेंदबाजों ने दिखाया कि चैंपियन बनने के लिए गेंदबाजी कितनी जरूरी है। बैलेंस चाहिए। सही बात। और आरसीबी की वो वापसी, लगातार 6 मैच हारने के बाद प्लेऑफ तक पहुंचना, ये आईपीएल की अनिश्चितता और रोमांच को दिखाता है। कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। और अब हम देख रहे हैं कि खिलाड़ियों के ट्रेड भी आम हो रहे हैं, जैसे बड़ी ग्लोबल स्पोर्ट्स लीग्स में होता है। ट्रेड जैसे फुटबॉल में होता है? हाँ, कुछ वैसा ही। हार्दिक पांड्या का गुजरात टाइटन से मुंबई इंडियंस में वापस जाना या कैमरून ग्रीन का एमआई से आरसीबी में जाना, ये दिखाता है कि आईपीएल अब एक परिपक्व इकोसिस्टम की तरफ बढ़ रहा है, जहां टीमें रणनीतिक रूप से खिलाड़ियों का लेन-देन कर रही हैं। ये तो इंटरेस्टिंग है। और ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, अब ये एक ग्लोबल फिनोमेना है। दुनिया भर में इसके दर्शक हैं, टॉप विदेशी खिलाड़ी इसमें खेलने को तरसते हैं। अगर हम इसकी तुलना दुनिया की दूसरी बड़ी स्पोर्ट्स लीग से करें, जैसे एनएफएल, इंग्लिश प्रीमियर लीग, ईपीएल या एनबीए, तो आईपीएल कहाँ खड़ा होता है? ये तुलना बहुत दिलचस्प है। अगर हम प्रति मैच वैल्यू के हिसाब से देखें, पर मैच वैल्यू। हाँ, मतलब एक मैच से लीग कितनी कमाई करती है, हाँ, तो एनएफएल अभी भी सबसे आगे है, करीब $35.1 मिलियन प्रति मैच के। ओह, लेकिन आईपीएल अब दूसरे नंबर पे आ गया है, करीब $14.4 मिलियन प्रति मैच के साथ। ओह, दूसरे नंबर पे? हाँ, ये इंग्लिश प्रीमियर लीग के $9.2 मिलियन प्रति मैच से भी ज्यादा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, खासकर ये देखते हुए कि आईपीएल सिर्फ 16-17 साल पुराना है, जबकि एनएफएल और ईपीएल दशकों पुरानी लीग्स हैं। कमाल है। हाँ, आरआर के मालिक मनोज बड़ाले भी यही कहते हैं कि आईपीएल में एनएफएल, ईपीएल, एनबीए जैसी लीग से सीखने और उनके सफल मॉडल को अपनाने की बहुत गुंजाइश है, खासकर फैन एंगेजमेंट, खिलाड़ियों की देखभाल और नए रेवेन्यू सोर्स बनाने के मामलों में। बिल्कुल। और आईपीएल का असर क्रिकेट के ग्लोबल विस्तार पर भी पड़ रहा है। अमेरिका जैसे नए बाजार में टी20 वर्ल्ड कप का होना, 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में क्रिकेट का शामिल होना, हाँ, ओलंपिक्स में क्रिकेट, इन सब में कहीं ना कहीं आईपीएल द्वारा टी20 फॉर्मेट को मिली ग्लोबल लोकप्रियता का बड़ा हाथ है। कुछ एक्सपर्ट्स तो आईपीएल को क्रिकेट का एनएफएल कहने लगे हैं, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स इकोनॉमी यानी अमेरिका को आकर्षित करने की क्षमता है। लेकिन हर चमकदार कहानी के कुछ स्याह पन्ने भी होते हैं ना। आईपीएल का सफर भी विवादों और चुनौतियों से अछूता नहीं रहा है। हाँ, चुनौतियां तो शुरू से ही रहीं। पहले तो एसएल ग्रुप की आईसीएल से सीधी टक्कर थी। फिर सबसे बड़ा और लगातार बना रहने वाला मुद्दा है आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैलेंडर, जिसे एफटीपी यानी फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम कहते हैं, के बीच संतुलन साधना। एफटीपी? हाँ, वो जिससे तय होता है कि कौन सी टीम कब खेलेगी। जी। इसी एफटीपी से तय होता है कि कौन सी टीम कब और कहाँ अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगी। अब आईपीएल के लिए विंडो निकालने से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर असर पड़ता है और खिलाड़ियों पर वर्कलोड बहुत बढ़ जाता है। ये हमेशा एक बहस का मुद्दा रहता है। और विवाद, कुछ बड़े विवाद भी तो हुए हैं, स्पॉट फिक्सिंग वगैरह। हाँ, विवादों की भी लिस्ट है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लीग से बाहर रखना एक संवेदनशील और विवादास्पद मुद्दा रहा है। स्पॉट फिक्सिंग के आरोप लगे कुछ टीमों पर, जैसे सीएसके और आरआर पर बैन भी लगा था बीच में। हाँ, वो मुझे याद है।
हाल ही में 2024 में मुंबई इंडियंस द्वारा रोहित शर्मा को हटाकर हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने पर भी फैंस के बीच काफी नाराजगी दिखी, जिसका टीम की ब्रांड वैल्यू पर भी मामूली असर पड़ा, जैसा कि हॉलीहैन लुकी की रिपोर्ट में भी इशारा किया गया है। ये दिखाता है कि फैंस का जुड़ाव कितना गहरा है। हाँ, फैंस तो बहुत इमोशनल होते हैं अपनी टीम और खिलाड़ियों को लेकर। इतनी चुनौतियों और विवादों के बावजूद फैंस का जुनून कम नहीं हुआ है। फैन एक्सपीरियंस तो शायद आईपीएल की सबसे बड़ी ताकत है। आंकड़े तो यही कहानी कहते हैं। 2024 में जियो सिनेमा पर सिर्फ पहले दिन 113 मिलियन यानी 11 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मैच देखा, जो पिछले साल से 51% ज्यादा था। 11 करोड़ एक दिन में? हाँ, और आरसीबी और सीएसके के बीच वो वर्चुअल नॉकआउट मैच था, उसे सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर 500 मिलियन यानी 50 करोड़ बार देखा गया। 50 करोड़? टीवी पर डिज्नी स्टार पर भी पहले 22 दिनों में करीब 45 करोड़ दर्शकों ने मैच देखे। ये नंबर्स अविश्वसनीय हैं। ये तो कमाल के आंकड़े हैं। और सोशल मीडिया पर तो जैसे आईपीएल का ही राज चलता है। टीमों और खिलाड़ियों की फैन फॉलोइंग करोड़ों में है। अकेले विराट कोहली की इंस्टाग्राम पर 269 मिलियन फॉलोअर्स हैं। एमएस धोनी के 48 मिलियन से ज्यादा। बिल्कुल, ये दिखाता है कि खिलाड़ी अब सिर्फ क्रिकेटर नहीं, बड़े ब्रांड बन चुके हैं। और फिर शहरों के बीच की टक्कर, वो प्रतिद्वंदिता फैंस को बांधे रखती है। सीएसके वर्सेस एमआई या आरसीबी वर्सेस एमआई जैसे मैच, ये तो किसी फुटबॉल के एल क्लासिको जैसा माहौल बना देते हैं। सही कहा। और आखिर में विराट कोहली, एमएस धोनी जैसे सुपरस्टारों का करिश्मा, उनकी एक झलक पाने के लिए स्टेडियम भर जाते हैं। धोनी का होना ही सीएसके की ब्रांड वैल्यू का एक बड़ा हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं। तो अब आगे क्या? भविष्य में आईपीएल कहाँ जा रहा है? क्या ये ग्रोथ ऐसे ही चलती रहेगी? देखिए, आसमानी लिमिट है क्या? देखिए, विकास की गुंजाइश अभी भी काफी दिखती है। मनोज बडाले जैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके फैन एंगेजमेंट को और बढ़ाया जा सकता है, जिससे नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स खुलेंगे। अच्छा, जैसे पर्सनलाइज्ड कंटेंट, इंटरैक्टिव फीचर्स, एनएफटीज वगैरह, और मर्चेंडाइजिंग यानी टीमों से जुड़े सामान, जर्सी, कैप्स वगैरह बेचने का मार्केट भारत में अभी भी उतना बड़ा नहीं है जितना एनएफएल या ईपीएल जैसी लीग्स का है। तो वहां भी ग्रोथ की काफी संभावना है। हाँ, ये बात तो है। और क्या ये लीग और बड़ी होगी, टीमें बढ़ेंगी, या दुनिया के दूसरे देशों में भी इसके मैच होंगे? दुबई में तो हुए थे बीच में। ये बड़े सवाल हैं। क्या 10 टीमों से ज्यादा टीमें जुड़ेंगी? क्या आईपीएल अपने मैच रेगुलरली विदेशों में आयोजित करेगा? ये सब आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये अपनी मौजूदा गति और दबदबा बनाए रख पाएगा? चुनौतियां तो होंगी ही। चुनौतियां बदलती रहेंगी, जैसे मीडिया राइट्स की वैल्यू बनाए रखना, खासकर जब डिजिटल का जमाना है, नए फैंस खासकर जेन जी को जोड़ना, और वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के साथ संतुलन बनाए रखना। लेकिन अवसर भी उतने ही बड़े हैं। तो संक्षेप में कहें तो आईपीएल का एक छोटे से विचार से शुरू होकर आज $16.4 बिलियन की ग्लोबल ताकत बनने तक का सफर वाकई हैरान करने वाला है। अविश्वसनीय है। बिल्कुल, इसने न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था पर असर डाला है, बल्कि क्रिकेट खेलने के तरीके, युवा प्रतिभाओं को तराशने के सिस्टम और दुनिया भर के करोड़ों फैंस के अनुभव को हमेशा के लिए बदल दिया है। ये खेल ग्लैमर, बिजनेस और जुनून का एक कामयाब कॉकटेल साबित हुआ है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। आईपीएल की ये जबरदस्त व्यावसायिक सफलता और इसका बढ़ता हुआ दबदबा, क्या ये क्रिकेट के उन पारंपरिक मूल्यों और जिसे कहते हैं रूह को बचाए रख पाएगा, जिसकी बात अक्सर की जाती है? बड़ा सवाल है। या फिर इस सफलता की लहर पर सवार होकर क्रिकेट की दुनिया में अगला बड़ा बदलाव क्या होगा, जिसकी शायद आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते? सोचने वाली बात है। खैर, आज इस गहरी और दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको आईपीएल की दुनिया की ये यात्रा पसंद आई होगी। शुक्रिया। अब हमें इजाजत दें, जल्दी फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। जय हिंद। जय हिंद।